मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 386 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार नेमा हैं जो भोपाल से हैं और आपका जो विषय है वो है आपदा प्रबंधन, एक जीवन रक्षक। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय अशोक नेमा साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अशोक नेमा साहब। जी, एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय श्रद्धा प्रज्ञा। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की। आदरणीय अरविंद भाई साहब और सभी भाइयों बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज 386वां व्याख्यान होने जा रहा है। निश्चित रूप से बड़ा पुरुषार्थ है अरविंद भाई साहब का, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद उनको, और अपने पे क्षमा मांगता हूँ कि हमारा बहुत ज्यादा सहयोग नहीं रह पाता है, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं वर्तमान में, लेकिन आगे हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। आज का विषय डिजास्टर मैनेजमेंट, ए लाइफ सेवियर, आपदा प्रबंधन एक जीवन रक्षक। ये सामान्यतः लोग इससे अनभिज्ञ हैं और यदि 1984 के बाद जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस समय तो लोग जानते भी नहीं थे इसको क्या है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुई तो फिर दुनिया में थोड़ी अवेयरनेस आई लोगों में। स्पेशली भोपाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम किया और भोपाल में एक DMI, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। तो उसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आया, उसमें लोगों को अवेयरनेस आई और ये चीज समझ में आया कि भाई क्या है, किस तरह से है। तो ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वहां से शुरू करता हूँ कि यहाँ शब्द है डिजास्टर और एक है मैनेजमेंट, और ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो आदमी की लाइफ सेवियर का काम करते हैं, जीवन की रक्षा का काम करते हैं। व्यक्ति को जो नुकसान हो सकता था उसमें कहीं ना कहीं मिटिगेट करता है, कहीं ना कहीं वो कमी लाता है। तो इसलिए आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई। अब सवाल यह है कि अपन आपदा क्या होती है, उधर भी जाए। तो आपदा का अर्थ रहता है, जैसे सामान्य लोग तो आपदा मुसीबत आ गई, अचानक से विपत्ति आई, मुसीबत आई, कष्ट आया, कठिनाई आई, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं आपदा, अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर, हम लोग उसको आपदा कहते हैं। आपदा एक वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अचानक से कोई प्लान करके नहीं आए तो आपदा आ गई मुसीबत। तो कई बार हमको लगता है प्रेडिक्शन हो जाता है कि ये होने वाला है और फिर वो दुर्घटना घटती है, वो भी डिजास्टर ही है। और कई बार अनायास ही कोई चीज सामने आ जाती है तो वो भी आपदा है। तो आपदा है। अब समझ है कि इसे कई बार लोग कहते हैं, पहले पुराने जमाने में कहावत थी, इसे लोग कहते थे कि ये बुरा समय है, अशुभ नक्षत्र है, और कई बार तो उसको कहते थे देवीय प्रकोप है। इस तरह की चीजें गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा था कि नक्षत्रों का कोप है। कई बार लोग कहते हैं ग्रामीण में देवता नाराज हो गए इसलिए भी ऐसा हो रहा है, दुर्घटनाएं घट रही है। पर तो आज की ये अवधारणा बदल गई और डिजास्टर आपदा को जो है आमतौर पर जो ना कई प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितियों के लिए माना जाता है, और ये मानवता पे कहर ठाकती हुई, मानवता को कहर आता है। अचानक ऐसी कुछ विपत्ति है, ऐसी आपदा है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते, कुछ ऐसी कंट्रोल नहीं कर सकते। अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आपदा अचानक आई हुई कोई बड़ी दुर्घटना है, आपदा अचानक से आई हुई कोई विपत्ति भी हो सकती है, और इसमें कई बार जानमाल का नुकसान भी होता है
और कई बार जो है हमारी माल के साथ जान का ज्यादा नुकसान हो जाता है, कई बार जान से ज्यादा माल का नुकसान हो जाता है। दोनों परिस्थितियां इसमें हमारे सामने आती रहती हैं। अब सवाल यह है कि ये तो मैंने आपदा आई, एक होता है प्रबंधन। प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज है आज के दिनों में। इस मॉडर्नाइजेशन में मैनेजमेंट है, हर चीज का मैनेजमेंट है, लाइफ का मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है। सेल्स बिक्री करना है, सेल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपको टाइम को बचाना है, टाइम को सदुपयोग करना है, टाइम मैनेजमेंट, हर जगह। उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है। डिजास्टर जब हुआ, ऐसी घटनाएं हो रही है, तो फिर उसका मैनेजमेंट की बात है कि डिजास्टर को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और प्रबंधन से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। मैं एक आपको इस बीच में लेक्चर के दौरान एक सच की घटना भी बताऊंगा। तो अब मैंने आपको बताया आपदा क्या होती है, फिर दूसरी बात प्रबंधन की बात करते हैं। अब प्रबंधन जो एक साइकिल सिस्टम होता है, साइकिलिंग सिस्टम क्या होता है, प्रबंधन से ऐसा पहले बताता हूँ। नियोजन, एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक प्लान वे में कोई तैयारी करना, एक अप्रोच है जो कि बहुत प्लानिंग करके पहले समय से पहले उसको प्लान करना, और प्लानिंग करके उसकी रोकथाम करना, उसके प्रभाव यदि होते ही हैं तो उसको प्रभाव को कम करना, और यदि प्रभाव हो जाते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या साधन सुविधा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो इस सिस्टमेटिक अप्रोच जो है, इसको सबसे पहले तो प्रिविजन ही करना है, हमको सबसे पहले रोकना ही है इसको। और यदि ना रुके तो फिर हमें इसको मिटिगेट करना है, इसके प्रभाव को बहुत कम हो सके। इसी के साथ साथ फिर प्रिपेयर्डनेस, क्या हमारी तैयारी है इसके लिए, ऐसी कौन सी इमरजेंसी को हम तैयार हो सकते थे, फिर इसका रिस्पांस हमने कैसे दिया, इसके लिए रिहेबिलिटेशन कैसे किया, पुनर्निर्माण किया। ऐसी सारी चीजों का जो है ये जो है एक स्ट्रेट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहलाता है। और इसके बाद फिर रिकवरी होती है, फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, फिर डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। फिर जो करता है, तो इसलिए क्या होता है कि जीवन जहाँ डेवलपमेंट होता है वहां आपदाएं आती भी है। जी, अगर प्रगति चाहिए, प्रगति के साथ साथ जो सावधानी बरतने के बाद भी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं जो हमको सोचते हैं। लेकिन इसके मैनेजमेंट से हम बहुत कुछ जो है इसके दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अब सवाल यह, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आपदा, अभी भाई साहब पूछ रहे थे आपदा में क्या होता है। तो आपदाओं में दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। मैंने जो डिजास्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले एक प्राकृतिक कारणों से आपदा आती है, नेचुरल रीजंस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जिसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। और एक मानव निर्मित मैन। तो मैनमेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर में क्या अंतर है, तो यहाँ पर अपन पहले बात करता हूँ। और इसमें अलग अलग तरह की होती है। एक प्राकृतिक आपदा में जैसे कहते हैं, एक होती है मौसम से संबंधित आपदा, मीटरोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, ओलावृष्टि आ गई, शीतलहर आ गई, लू, सूखा, अकाल, ये सब का मीटरोलॉजिकल है। इसको आजकल प्रिडिक्शन करना आसान हो गया, इससे प्रिडिक्शन कर लेते हैं और वो जाता कि आने वाला साइक्लोन आने वाला है, इस हफ्ते से आने वाला है, तो जो को सूचना दे दी कि वहां से भैया अपना स्थान खाली कर दो। तो जो नुकसान हो, जान का बच सकती है, माल का नुकसान हो सकता है। तो ये मीटरोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, मौसम संबंधी आपदा है। इसी प्रकार से एक आपदा होती है वो स्थानगत आपदा, यानी टोपोलॉजिकल डिजास्टर, पर्टिकुलर जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स। अब कहीं देखिए असम में देखिए वहां बार बार बाढ़ आती है। लैंडस्लाइड्स का मतलब कहा, देखिए उत्तरांचल में आए दिन जो है पहाड़ खिसक गया, लैंडस्लाइड्स हो जाती है। तो ऐसे लैंडस्लाइड से, फ्लड से वो ज्यादा होती है। तो ये टोपोलॉजिकल वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है, बहुत ज्यादा जो वहां पर लैंडस्लाइड्स होता है वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। उसी प्रकार से एक तो टेक्टोनिक डिजास्टर, भूमि और भूमि निर्मित आपदाएं थी। तो टेक्टोनिक डिजास्टर जो होती है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। और जैसे इसको भूकंप का अर्थक्वेक कह सकते हैं, सुनामी कह सकते हैं, वॉल्केनिक eruption कह सकते हैं। तो ये जो eruption होती है ये टेक्टोनिक डिजास्टर होती है, भूमि संबंधी होती है। इसकी ऐसा कहते हैं, अब तो खैर बहुत ही साइंस ने बड़ी प्रोग्रेस की है, परंतु इन जितनी भी डिजास्टर मैन मेड होती है और नेचुरल डिजास्टर, उन सब में सबसे हैजार्डियस, सबसे खतरनाक जिसको कहते हैं, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हजारों लोग की जान जा सकती है, अरबों खरबों की संपदा नष्ट हो सकती है। उसमें वो है अर्थक्वेक, वो है भूकंप। भूकंप का अभी तक प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा एग्जिट नहीं हो पाया है। फिर भी अभी साइंस ने बहुत कुछ जो है, जियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने अर्थक्वेक प्रून एरिया को सर्च किया है, किस एरिया में अर्थक्वेक आता है, भावना जा रही है, तो वो उससे अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है अनुमान से बाहर होता है, अर्थक्वेक का चांस रहता है। और अर्थक्वेक जो है विद इन ए 5 सेकेंड
हजारों लोग धरती में समा जाते हैं, धरती के अंदर ना भी जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उस बिल्डिंग में जितने सब दब जाते। तो इतने कम समय में जितनी हैजर्डियस जो है, जितनी रिस्क है, वो है अर्थक्वेक। अब जो सुनामी है, सुनामी में वो है, परंतु फिर भी उतना रिस्क नहीं, इतनी सुनामी की फ्रीक्वेंसी कम होती है। वॉल्केनिक eruption यानी ज्वालामुखी फूटता है, आदमी हर जगह ज्वालामुखी ऐसा नहीं फूटता, लेकिन अर्थक्वेक जो है बहुत ज्यादा आता है। तो अर्थक्वेक ये जो आपदा है, ये टेक्टोनिक डिजास्टर कहलाते हैं, भूमि और भूमि से निर्मित से संबंधित होती है। एक चौथे नंबर की आपदा और भी होती है, वो होती है बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैविक आपदा है। अभी देखिए बायोलॉजिकल, जैसे कीड़े मकोड़े पर हमला है, कभी हजारों कीड़ों ने जो पूरे खेत में जो है अटैक कर दिया, तो कई छूत की बीमारियां हो जाती हैं, कई महामारियां होती हैं पहले, तो एपिडेमिक्स होती हैं। और जैसे अभी अब हम तो आज के जमाने में यदि क्या रिसेंटली तो कोरोना हम कहते हैं, कोरोना को भी हम यदि बायोलॉजिकल डिजास्टर कह सकते हैं, जैविक आपदा है। अचानक से आप देखते हैं, उससे पहले प्लेग होता था, हमने देखा तो नहीं, सुना ही है, तो उसमें क्या होता था, व्यक्ति एक से दूसरे पे इन्फेक्शन होता था। कोरोना में क्या हुआ, आदमी 2 फीट दूरी पे, तो उसको इन्फेक्शन की संभावना थी। तो मैं तो इसको भी बायोलॉजिकल डिजास्टर मानता हूँ। और इससे देखिए कैसे फ्रिक्वेंटली अभी दुनिया में, हमने ये भी अजूला था दुनिया के सामने, इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। इस अनुभव से लोगों ने सीखा कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी हो सकती है। मतलब अपने सगे संबंधी को भी उठा नहीं रहा, सगे संबंधी से दूर भाग रहा है। तो इतिहास में ऐसी दुर्घटना, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी होगी, ऐसी डिजास्टर कभी नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में दुनिया में बड़ा अजूबा है। उसी प्रकार से एक होती है, ये तो सब नेचुरल डिजास्टर में मानता हूँ, एक होती है इंपॉर्टेंट जो वो मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित होती है, वो मैन मेड डिजास्टर कर सकती है। मैन मेड सिविल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, राइड है और वार है, युद्ध जैसे हम देख रहे हैं अभी यूक्रेन और रूस का हमने युद्ध देखा, ये क्या है, ये आदमी ने, मानव प्रकृति ने थोड़ी किया है कोई, ये तो मानव निर्मित है। और उन्होंने दो आपस में जो भी रीजन रहे उनके, और युद्ध हो गया, हजारों लोग चले गए, अरबों खरबों खरबों की संपदा नष्ट हो गई। तो ये भी वो एक है, वार भी इसी में आता है, राइड भी, दंगे फसाद हो जाते हैं, ये भी इसी में आता है। इसी प्रकार से इसमें यातायात दुर्घटनाएं वो भी है, और इंडस्ट्रियल डिजास्टर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडस्ट्रियल। और वर्ल्ड में आप सभी जानते होंगे कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल में जो एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाती थी। अब है भारत में सबसे बड़ी दुर्घटना, जैसे अब गवर्नमेंट का आंकड़े तो उसमें कुछ और बताते हैं, पर तो आंकड़े बहुत ज्यादा थे। उस मंदिर को हमने देखा है, उसको हमने जिया है, उस मुसीबत से हम गुजरे हैं। और उसी आपदा से मैन मेड डिजास्टर में यूनियन कार्बाइड की, उससे ही फिर दुनिया में फिर अवेयरनेस पैदा हुई कि कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना करके किन कारणों से हुई, उन कारणों पे फिर सेफ्टी ऑडिट की तरफ, उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा फिर उन्होंने अवेयरनेस के लिए कोशिश की। और उसी के बाद अमेरिका से जो एड मिली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा, इंडस्ट्रीज के सेफ्टी ऑडिट के जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा, इन सब के द्वारा फिर बातचीत हुई, चर्चा हुई कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या सावधानी होना चाहिए। तो फिर उस समय में चर्चा हुई, और फिर वो उसी समय से फिर जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना भोपाल। जो दिल्ली में बनाया वो तो उसके बाद का था, भोपाल में सबसे बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आज भी है भोपाल में। पर तो वो वर्क क्या होता है कि इस तरह का भोपाल में जब ट्रेजेडी हुई, उसी के लोगों में जानकारी नहीं थी कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे बचना है। लोग तो जो है डर के मारे उधर ही तरफ भाग गए जहां से प्लांट गैस लीक हो रही थी, वहीं चले गए। तो कोई पहले जानकारी थी नहीं, अवेयरनेस लोगों में थी नहीं। तो ये सब चीजें अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो तभी से समझ में आया कि डिजास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है उसके माध्यम से क्या क्या काम हमें करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट लेवल पे अपना क्या काम करना चाहिए, इंडस्ट्रीज में है या नेचर है, अलग अलग विभाग हैं, सारे विभाग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार से यदि कहें, तो मैंने आपको बताया डिजास्टर क्या होता है, फिर मैंने बताया मैनेजमेंट क्या होता है। दोनों को यदि बात कहें तो आपदाओं को जो घटित हो रही है उनको रोक पाना असंभव होता है। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको रोक पाना संभव नहीं होता है, परंतु लेकिन आदमी के प्रयास से, उसके मैनेजमेंट से हम इसके दुष्प्रभावों को हम कम किया जा सकता है। आपदा के विभिन्न बहुत चरण अलग अलग होते हैं, तो उसके माध्यम से जो है हम इनकी एक स्ट्रेटेजी बना के, एक प्लान वे में योजना बना के इस काम को, हम इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो यही मैनेजमेंट है। अब मैं आपको जो साइकिल की बात कर रहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, वो कहाँ से कैसे शुरू होता है। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट उन्हें 7-8 चीजों को लेके चलते हैं, और उसमें यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए प्रिवेंशन, रोकना चाहिए। प्रिवेंशन है रोकना।
रोकने के माध्यम से, यानी जो आपदा है वो आई ना, कोशिश ये करना चाहिए प्रिवेंशन की। यदि आप नहीं रोक पाते, सबसे पहले रोकने की बात है ना, हम दुर्घटना को घटने ना दें, तो ये प्रिवेंशन कहलाता है, रोकथाम। तो क्या कर सकते, फिर यदि नहीं होता है तो फिर मिटिगेशन। दूसरा इसका जो ट्रेड की साइकिल का दूसरा हिस्सा होता है वो होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन है इसको न्यून करना, कम करना। इसके दुष्प्रभाव होते हैं तो उसको बहुत हम कम कैसे कर सकते हैं, तो वो मिटिगेशन कहलाता है। और मिटिगेशन यदि के बाद, इसके बाद हम जो है हमारी प्रिपेयर्डनेस, उस दुर्घटना से, उस आपदा से, उस मुसीबत से फेस करने के लिए हमारे पास क्या साधन थे, हमारी क्या तैयारी थी। प्रिपेयर्डनेस फॉर फेसिंग टू डिजास्टर, उस डिजास्टर को, आपदा को फेस करने के लिए हमारे पास क्या तैयारी थी। तो ये उसका अगला जो क्रम होता है। और इसके बाद फिर ये हमने फेस किया, मुसीबत आ गई, तो यहाँ पर आते हैं डिजास्टर इम्पैक्ट। फिर इस साइकिल को और आगे बढ़ाते हैं तो डिजास्टर इम्पैक्ट, यानी उस दुर्घटना तो घट गई, आपने मिटिगेट करने की कोशिश की, इसके हमारी तैयारी थी, इसके बाद हमने फेस किया और दुर्घटना घट गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर डिजास्टर इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट आफ्टर इम्पैक्ट आफ्टर जो है डिजास्टर, वो उसके इम्पैक्ट होते हैं, उसके जो है फिजिकल इम्पैक्ट होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उससे जो है हमारी लॉस ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी है वो लॉस होती है, बहुत सारी चीज, कैटल्स लॉस होते हैं, कई तरह की चीजें होती है। मतलब एक आपदा से बहुत सारे जान की, माल की, पशुओं की, साधन की, फसलों की, सिस्टम की, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है पूरा। तो बहुत सारे, तो इम्पैक्ट की फिर असेसमेंट आता है, फिर इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट कैसे, कौन कौन से इम्पैक्ट हुए, तो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे तरह के इम्पैक्ट होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये हो जाता है। फिर हमारे पास और आगे आता है रिस्पॉन्स, हमने इसके लिए रिस्पॉन्स क्या दिया, हमारी प्रतिक्रिया क्या थी, इसका जवाब कैसे दिया हमने, इस इम्पैक्ट को कैसे हमने उसकी समस्या को समाधान किया, तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है। फिर रिस्पॉन्स जो होता है, तो फिर इसके बाद हम रिकवरी कहाँ पर, हम रिकवरी यानी फिर हम बहाली की स्थिति में, क्या स्थिति में आ गए, तो रिकवरी कहलाएगी। और रिकवरी जब होती है इसके बाद फिर आता है रिहेबिलिटेशन, पुनः निर्माण उनका हो गया, पुनः स्थापित हो गए। भोपाल में एक्सीडेंट हुआ, भोपाल में एक्सीडेंट जो हुआ, तो ऐसी दिशा में उन्होंने बहुत सारी चीज काम की, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों की आंखें चली गई, लोगों की बहुत सी परेशानी आई, तो उन्होंने उस तरह के रोजगार उत्पन्न की, उस तरह की आर्थिक मदद की, उस तरह की जो है मकान बनाए, लोगों की सुविधाजनक चीज व्यवस्था बनाई, रोजगार के केंद्र बनाए, ऐसी कई सारी चीज काम हुई। तो यहाँ पर आता है रिहेबिलिटेशन सेंटर, और लास्ट में आता है फिर डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट की, और फिर विकास की गति चलती है। भोपाल में कब लोग, आज की पीढ़ी जानती नहीं होगी कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, क्या हुआ था, क्योंकि ये फिर वो डेवलपमेंट, वो क्रम चला भोपाल का क्रम। इसी प्रकार से वो यहाँ से क्रम जो है, ये 6-8 बिंदु हैं, इसी क्रम में ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहलाता है, ये आपदा प्रबंधन चक्र कहलाता है। इस चक्र के अनुसार हर व्यक्ति को ऐसा करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इसकी हमें आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को क्यों बनाया, तो फिर यह नीड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी हमें आवश्यकता है। तो देखिए, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और संख्या बढ़ने से हो क्या रहा है कि दुर्घटना ज्यादा बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है। तो फिर ये महसूस किया गया कि क्या अपन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो फिर देखा इसके मैनेजमेंट के माध्यम से इनकी चीजों को हम कम कर सकते हैं। विज्ञान और आईटी के सेंटर की के भी विकास से इसका बहुत फर्क पड़ा। आज देखिए, मीटरोलॉजिकल डिजास्टर में मेजरमेंट हो जाता है कि साइक्लोन कब आने वाला है, सूखा पड़ने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि उसके माध्यम से, तो हम यदि प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं तो जान का, माल का नुकसान हमको कम होगा। तो यही मैनेजमेंट है। तो यही जो है कोशिश हमारी इस तरह की जाती है मैनेजमेंट के साथ। तो इसलिए इसकी भी आवश्यकता डिवाइड होती है, इसीलिए भोपाल में भी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया, फिर दिल्ली में भी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया, और पहले भारत सरकार इस काम करती थी, आर्मी इसको करता था, फिर एनडीआरएफ बनाया। समय समय पे वर्ल्ड की जितनी डेवलप कंट्रीज थे उनके द्वारा कई डिकेट बनाए। सन 1990 से सन 2000 तक में 10 साल तक इसका एक डिकेट बनाएगा, दशक बनाएगा, और उसमें बहुत सारी चीजें सब दुनिया को अवेयर की गई। तो इस प्रकार से, और कई आधुनिक यंत्र, उनके मेजर करना, इन चीजों को प्रिडिक्शन करना, इन चीजों को अनुमान लगाना व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो गया। साइंस की प्रगति से इसका बहुत फर्क पड़ा है। और यदि समय रहते पूर्व में यदि इसकी चेतावनी दी जाए, तो हम
बहुत ही जान माल का, मैंने आपको अभी कह रहा था, फिर से दोबारा कह रहा हूँ, व्यक्ति को साइक्लोन आने वाला है, किस गति से आने वाला है, कितने घंटे में आ रहा है, 20 घंटे में आ रहा है, 12 घंटे में आ रहा है, 40 घंटे में आ रहा है, कहाँ से गुजरेगा, ये चीजें संभव है। तो इसलिए विकास, हमारा देश का विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ यह प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत है, बहुत रीजन है इसकी, कई चीज, उधर नहीं जाऊंगा, कई तरह की समस्याएं यहाँ आती हैं। यहाँ पर साधन उतने नहीं है, फाइनेंशियल उतने साउंड नहीं है, इतने इक्विपमेंट हम साउंड नहीं है, तो ये सब चीजों से इन दुष्प्रभाव हमारे यहाँ ज्यादा होते हैं। अब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, दुनिया में ऐसी ट्रेजेडी जो है, यूनियन कार्बाइड एंडरसन के बहुत सारे प्लांट थे, परंतु उन प्लांट में, क्योंकि वहां, यहाँ तो जान की कीमत कीड़े मकोड़ों की तरह थी, उसको समझा ही नहीं गया, उसकी उतनी महत्ता ही नहीं थी, तो लोग, इतने लोग मर गए। तो लेकिन दुनिया में इस तरह के लोग जो हैं, जहाँ की प्लांट को बहुत अपडेट रखा जाता था, ऑडिट किया जाता था, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता था, पर तो ये नहीं हो पाया। तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की हमको समय से आपदा पूर्व नियोजन की, राष्ट्रीय विकास नियोजन का एक अभिन्न अंग माना गया। भारत सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसी में, उन नीतियों में जो है आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया और समय रहते कई योजना बनाई गई। मैं आपको कह रहा था 1990 से लेके और सन 2000 तक एक डिकेड बनाया गया इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और उसका नाम रखा गया था प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। इसको क्या, IDNDR, यानी इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचर डिजास्टर रिडक्शन। प्राकृतिक आपदा को, प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित आपदाओं से कई गुना ज्यादा हैजॉर्डियस होती है, ज्यादा रिस्क होती है, उसको केवल रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही घातक होती हैं। तो उसके लिए और अवेयरनेस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सारे इक्विपमेंट और अपडेट हो सके दुनिया के देश, और उसमें एक दूसरे का देशों के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, कई तरह का सपोर्ट किया जाता है। तो इस दशक में कि विनाश को, प्राकृतिक विनाश को कैसे रोका जा सकता है, कैसे संगठन बनाया जा सकता है, कैसे एक्सपर्ट की टीम तैयार की जा सकती है, इस समय बहुत जोर दिया गया है। तो फिर समय के रहते रहते ये चीजें अब अवेयरनेस और भी बढ़ रही है। आपदा के बारे में समझ जानकारी प्राप्त कई तरह की एडवांस वार्निंग सिस्टम, प्रिडिक्शन एंड एडवांस वार्निंग सिस्टम, प्रिडिक्शन एक बड़ी महत्व है, और एडवांस वार्निंग यानी समय से पहले आपको सूचना देंगे। तो ये भी एक बड़ा है प्राकृतिक आपदा को रोकने का, और इसके लिए, इसी के लिए ये सारी चीजें मौसम विभाग, अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमेशा इस बारे में काम करता रहता है। और जागृति से, अवेयरनेस से, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इनको एजुकेट करने से इनके दुष्प्रभाव को हम बहुत कम कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी आपको घटना बताता हूँ। जैसे सन 2001 में शायद भुज में आया था, और मैं भुज में जाया तो मैं सचमुच की घटना आपको बता रहा हूँ। मैंने इस पे वर्क किया था, रिसर्च वर्क किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। और उस समय क्या हुआ कि मेरा बेटा था लगभग 5 साल का, और 5 साल का बेटा था, उसको मैंने समझाया था कि देखो बेटा, कभी जरूरत हो, हम घर में हैं या नहीं है, यदि कोई भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आता है तो कैसा लगता है, वो उसके तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको समझाया था एक बार कि देखो, जब भी भूकंप आता है, भूकंप में ऐसा होता है कि अपने यहाँ घर के बर्तन गिर जाते हैं, दीवार हिलने लगती है, आप पलंग पे कितनी हैवी बेड पे हो, वो हिल जाता है। और जब हिलता है तो हमको समझ जाना चाहिए बहुत वाइब्रेशन भी हो रहा है, कोई चीज कंपन हो रहा है, उससे समझ जाओ कि ये भूकंप के झटके होने की संभावना है। तो ऐसी दशा में सबसे पहला काम यदि हमारे पास है, वक्त नहीं है, सबसे पहले बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर, घर के बाहर निकल जाओगे तो तुम जान को अपने सुरक्षित पाओगे, खुले स्थान पे चले जाना। ये मैंने अपने बच्चों को समझाया था। और जब 2001 में आया तो बेटे की उम्र 5-6 साल रही है, और उसमें जब मैंने बता दिया तो उसको, उसके संज्ञान में ये बात थी, उसके नॉलेज में, छोटे बच्चा था, और हस्बैंड भाई हम दोनों सर्विस में थे, हम नौकरी करने चले गए। और उस दिन 26 जनवरी की बात है, फ्लैग होस्टिंग पे हम छत पे ऊपर खड़े हुए थे, और छत पे जब ऊपर थे तो ऐसी दशा में वहां पर लगभग 200 प्रोफेसर और स्टाफ सब मिला के लोग खड़े हुए थे, और फ्लैग होस्टिंग की 5 मिनट की तैयारी थी, 5 मिनट फ्लैग होस्टिंग होना था, और हम सब वहां खड़े हुए थे। लेकिन जो सेकंड फ्लोर पे वॉल हल्की थोड़ी सी, ऐसा लगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, मुझे महसूस हुआ, और लोगों को महसूस हुआ था लेकिन समझे नहीं। मेरे को मालूम है कि भूकंप क्या होता है, तो मैंने महसूस किया और मैंने जोर की आवाज लगाई, रन अवे फ्रॉम हियर, भागो यहाँ से। और जैसे वो लोग, मैंने किसी को देखा नहीं, और मैं दौड़ा तो बाकी लोग दौड़ते हुए, और हम लोग सेकंड फ्लोर थे, वहां से नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो ऐसे जो लोग, कुछ लोग ऊपर होता ही है, अपने साथियों में कुछ लोग ऐसे भी, क्यों डर रहे हैं, क्या है ऐसा। अब पूरे लोगों ने जब थोड़ा
लिया था कि बाउंड्री वॉल हिल रही है, पैराफिट वॉल थी हिल रही है, तो मैं समझ गया नीचे, भाग के आ गया, भागे सबको उतारे, कुछ लोग ऊपर खड़े, अरे कुछ नहीं, क्यों डरते हो यार, तुम तो बड़ा डरपोक हो, ऐसा वैसा मुझसे बहुत कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगा। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि चलो कंट्रोल रूम फोन करते हैं। पहले कंट्रोल रूम फोन किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि प्रिंसिपल ने कि बहुत बड़ा स्तर पे भुज में भूकंप आया है, उसका एपी सेंटर वहां पर है, ऐसा सब कुछ बताया। और ऐसी दशा में तो माल पड़ा, हजारों लोग। जब घर में, जब पहले उसके बाद जब 10 बजे पहुंचे घर पे, तो लोगों ने वहां देखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल के बच्चे की बात, कि जब वो आपदा आई की बात, भूकंप की बात, मैंने अवेयरनेस की बात बताई, तो मेरा बच्चा घर पे अकेला था, क्योंकि उसकी स्कूल तो गया नहीं था। तो वो हम लोग उसको अंदर से कहते बंद कर लो घर दरवाजा, वो बंद अंदर था। अब जब हुआ तो ये मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ, हमको लगा यार बच्चा, पहले मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो उस समय मोबाइल था नहीं, तो मेरे को लगा कि अब क्या करें, मैं लैंडलाइन फोन कर रहा हूँ तो फोन कोई उठा नहीं रहा। अब मुझे लगा ऐसा नहीं कुछ यहाँ की वही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, ईपी सेंटर पे 5-6 की इसकी, यदि भूकंप गति से आया तो ये नुकसान हो सकता है, बच्चे का क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने अपने वहां घर फोन लगा रहा हूँ, ब्रदर को फोन लगा रहा हूँ, मैंने उन सबसे कहा कि जाके देखो, पर तो फोन नहीं लग पाया। जैसे जैसे भागते, मैं कॉलेज से करीबन 10 किलोमीटर दूर में था, 10 किलोमीटर भाग भाग के आया, मेरा बेटा बाहर घूम रहा था। तो मैंने पूछा तुम ये बाहर कैसे घूम रहे थे, कल पापा एक बार मुझे बताया था आपने, जब कभी भूकंप आए तो सबसे पहला काम ये, तुम इतने नजदीक में हो तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो पापा मैं तो घर से बाहर निकल गया था, जैसे मैंने देखा बर्तन गिरे और मैं बाहर से बाहर निकल गया दरवाजा खोल के। ये क्या हुआ, छोटी सी अवेयरनेस। वो तो ये कहेंगे भूकंप की गति उसकी 5 से रही, एपिसेंटर उसका भुज में था, लेकिन उसके झटके भोपाल में भी महसूस किए गए थे। अगर भोपाल में एपी सेंटर होता, एपी सेंटर यानी वो भूकंप वहीं से निकलता होता, तो इस जगह में दुर्घटना घट सकती थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस एजुकेट करने से, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो अपना वर्क कर रहा है, ये अवेयरनेस से हम अपनी जान को बचा सकते हैं। जब छोटा सा बच्चा 5 साल का ही सुन के कि भूकंप में सबसे पहले बाहर भाग जाना चाहिए, खुले स्थान पे चला जाना चाहिए, बच्चा घूम रहा था, तुम्हारी ईश्वर की कृपा थी, कुछ नहीं हुआ, पर ऐसी तो कुछ दुर्घटना घटती, तो ऐसी दिशा में वो अपने आप को सुरक्षित और चीजें कर पाता। बाद में जब सभी लोग, प्रोफेसर लोग पहुंचे, तो आपने अपने टीवी देखे, तो इतना जान माल की हानि हुई, सबको लोगों, सब फिर मुझे फोन कर रहे हैं, ऊपर मेरे सब उपहास कर रहे थे कि अरे क्या डरते हो, डरपोक, ऐसा वैसा। पर तो जब घर जाके मंजर देखा, न्यूज सुनी, तब लोगों को समझ में आया कि कितनी भयानक जो आपदा आई है, भूकंप के रूप में आई है। तो सवाल ये है कि हम इसके लोगों को ट्रेनिंग करके, लोगों को एजुकेट करके, अवेयरनेस लेके, हम लोग पहले पीएचडी में हमने गांव गांव जाकर लोगों को ऐसा काम भी किया। अब तो के वहाँ के कर्मचारी लोगों को अवेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर पीएम में। जैसे मैं आगे की बात कर रहा था, अब देखिए जापान में बहुत ज्यादा आए दिन भूकंप, उन्होंने भूकंप से क्या देश छोड़ दें, क्या गांव छोड़ दें, क्या परिवार छोड़ दें, नहीं, वो संभव नहीं होता, जब वो तो रहते ही हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं हम। तो ऐसे में उनकी अवेयरनेस से हमने उसके साथ जीना सीख लेना है। अब जापान ने भूकंप के साथ जीना सीख लिया, उनके मकान कंक्रीट के मकान नहीं होते, उनके जो प्लाई के मकान होते हैं, वुडन वाले छोटे छोटे हल्के फुल्के हैं, कि गिरेगा, आएगा भूकंप, अर्थक्वेक आया तो ऐसी समय बहुत ज्यादा जान माली की नुकसान नहीं होगा। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो ड्रिल करते हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं कि अगर अचानक भूकंप आए तुम भागो, बचोगे कैसे। एक आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप करते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में इस तरह की जानकारी मिल जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से, ऑर्गेनाइज करने से, उनको एजुकेट करने से एक चीजें रहती है, तो वो अपनी जान को बचा सकता है। ये एक मंच जो भय से मुक्त हो जाता है। एक तरह से जैसे वहां पर कहते हैं कि जब आप भूकंप आ रहा है तो हमेशा आप, यदि आपका वक्त है तो आप घर से बाहर निकल जाओ, और यदि ये वक्त इतना नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या करो, तो आप किसी टेबल के पास नीचे चले जाओ, टेबल के नीचे बैठ जाओ, पलंग के नीचे बैठ जाओ, किसी चौखट के नीचे बैठ जाओ, ताकि ऊपर जो कोई मलबा गिरा, कोई चीज गिरेगी ऊपर से टूट के, तो वो आपके पलंग के ऊपर गिरेगी, वो आपके टेबल के ऊपर गिरेगी, तो व्यक्ति को उतना ही नुकसान नहीं होगा, उसकी जान जाने से उतना खतरा उसको नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें जो है, हम हमेशा अवेयरनेस यदि प्रोग्राम चलाते हैं, तो इससे बहुत लोग एजुकेट होते हैं, और कई तरह के स्वयंसेवी संस्थान है, एनजीओ हैं, कई तरह के लोग हैं, मिलजुल के निर्णय लेते हैं, मिलके काम करते हैं, और लोगों को एजुकेट करते हैं। लेकिन इस बीच में यदि कुछ अनाड़ी लोग जाते हैं, जो परफेक्ट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो केवल इस घटना को और बड़ी घटना बना देते हैं। इस घटना को, जो दुर्घटना तो घटी है, पर तो उससे भी और बड़ा कर देते, और समस्या पैदा कर देते हैं। कैसे हो सकता है, जिस फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, अवेयरनेस प्रोग्राम से, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, अब भूकंप आया,
बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिर गई। जब बिल्डिंग गिर गई तो उसमें नीचे बहुत लोग दब गए। अब सवाल यह कि यदि ट्रेंड व्यक्ति उस बच्चे को, आदमी को निकालेगा, महिला पुरुष बच्चा जो दबा है उसको निकालेगा, तो ट्रेंड व्यक्ति निकालने का तरीका अलग होगा और अनट्रेंड व्यक्ति निकालने का तरीका अलग होगा। अनट्रेंड कैसे निकाला? कुछ टांग पकड़ के खींच देगा, कुछ हिलाया, ऊपर से जो पत्थर, जो कोई बिल्डिंग जब गिरती है अर्थक्वेक में तो सब एक के ऊपर हिल गए होते हैं। जरा आपने एक पत्थर उठाया, ईंट उठाई, कुछ उठाया तो धड़ के और गिरने लगे। तो इसलिए जो बेचारा अधमरा है, जिंदा है, वो भी उसको मर जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, वो कैसे उठाते हैं? उसके आसपास जहां बच्चा है, व्यक्ति है, इंसान है, उसके ऊपर एक बड़ा प्लाई रखते हैं, लकड़ी रखते हैं, और प्लाई को हटा के फिर धीरे से उसको एक एक चीज को वो हटाते हैं। हेलमेट लगा हुआ है, सुरक्षित है, सारे इक्विपमेंट से लेस है वो, और फिर वो धीरे से एक एक करके पत्थर उठाते हैं, ईंट उठाते हैं, वहां से बच्चे को, आदमी को, इंसान को निकाल लेते हैं, तो व्यक्ति सुरक्षित निकल जाता है। और जहां पर ये चीज नहीं है वो नहीं। इसलिए हमेशा समय समय पर, अब मध्य प्रदेश सरकार हो, हर स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के माध्यम से हो, इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो, एनडीआरएफ टीम के माध्यम से हो, आर्मी के माध्यम से हो, समय समय पर। अब कॉलेजेस में आजकल लेक्चर होते हैं आपदा प्रबंधन के ऊपर कि बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए। अगर यदि अवेयरनेस नहीं होगी तो उन चीजों को, जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे एक आपको अचानक भूकंप आया, अब बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो आपने क्या हुआ, के लिए नहीं करवाया दिया, तो उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है। कौन सी बिल्डिंग? सब खाली है, अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन में 400-500 लोगों को हमने ऊपर पहुंचा दिया। अब 400-500 लोग वहां चले गए बिल्डिंग में, उसका लोड तो बहुत बढ़ गया, तो एक दुर्घटना और नहीं घट गई। ये चीज बात है, उसको, उसका परिणाम, बिल्डिंग जो थी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कंप्लीट नहीं थी, आपने उनको तो वहां से जान बचाई, वो कहां पर फंसा दिया उस बिल्डिंग में, और इतना ज्यादा लोगों को वहां भेज दिया शेल्टर के रूप में कि वो वहां तो नई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो बेचारे जो सुरक्षित आए थे वो, और उनकी जान और चली गई। तो ये सारी चीजें समय समय पर हमेशा ऐसे ट्रेंड व्यक्ति होते हैं। इसी वजह से जैसे आग लग गई, अभी भाई साहब बता रहे थे दिल्ली में जो थी आग लगने से एक दुर्घटना तो घटी, वो रीजन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु कुछ लोग जो है भावनाशील भी होते हैं और वो बचाने के लिए जाते हैं। भावना उनकी बहुत अच्छी है, पर हमें जोश के साथ होश भी होना चाहिए इन सब चीजों। जोश के होश कैसे? अब मान लो पड़ा आप जो है आग लगी हुई है और बचाने पहुंच गए, आप खुद सिंथेटिक कपड़े पहने हुए, आपकी जान और खतरे में होगी, उसको बचाने के चक्कर में खुद लपेटे में आ रहे हैं, तो खुद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो ये चीजें जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, ऑर्गेनाइज जो एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो सब चीजों को समय रखते हैं कि कैसे प्रशिक्षण देना है, कैसे बिल्डिंग में देना है, कितने लोगों को वहां शेल्टर में भेजना है, एक शेल्टर में, एक बिल्डिंग में आप खाली बिल्डिंग समझ के आप कितने को भेज दिया, ये चीजें आपकी और ज्यादा दुर्घटना, आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिसलिए आपदा प्रबंधन अब तो भारत में राष्ट्रीय नीति का एक जो अंग बन गया है, और इसका स्पेशल फंड होता है, वो सारी व्यवस्था की जाती है, कई इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को किया जाता है, और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार आर्मी के रिटायर व्यक्ति हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट का डायरेक्टर बना देते हैं उनको, और उनका अनुभव इस तरह का काम होता है, वो इस तरह के काम करते हैं। तो कई प्रशिक्षण होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ऐसे काम प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इन सब चीजों से व्यक्ति जो है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है, बचाव अभियान होता है उनका, उसमें वो काम करते हैं, और वो उनका अनुभव होता है, तो अनुभव करते हैं तो वो जो है मदद वास्तव में करते हैं। तो एक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति मदद करने वाला, एक गैर अनुभवी, नॉन एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो इसमें वो व्यक्ति को हम मदद वास्तव में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और प्राथमिक उपचार, अच्छा दूसरी बात क्या है, जब ये चीज होती है तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां जिसकी मदद ना हो, है ना। प्राथमिक उपचार की हमें जरूरत पड़ती है, उनके वेलफेयर की आवश्यकता पड़ती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे कई सारे नुकसान हो जाते हैं। अब उसी समय सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरप्ट होता है, टेलीफोन खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई, सब चीज हो गई, आदमी की जरूरत कुछ और है, हम पहुंचा कुछ और रहे, तो ऐसी चीजें अब, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे कम हुई। हमने भोपाल में देखा, आदमी देर कुछ और रहा है, चाहिए कुछ और, व्यक्ति को भूख लग रही है, आप कह रहे कंबल ले लो, अरे भैया वो कह रहा भूख लग रही, मुझे प्राण निकल रहे हैं, जान जा रही, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो वहां पर ये सब चीजें जब ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, और एनडीआरएफ की टीम है, आर्मी है, आज का पुलिस विभाग है, ऐसे छोटे छोटे कई गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, आज का सरकार ने भी अपने अपने विभागों में ऐसी टीम को तैयार कर रखा है, और उसमें इसके बाद, और आजकल तो एनजीओ भी बहुत सारे काम कर रहे हैं।
आजकल जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये गायत्री परिवार को की तरफ मैं जानता हूँ कि उन्होंने एक सेल पूरा बना दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट से। उससे जहां भी आपदाएं आती है, बाढ़ आती है, तूफान आ रहा है, कुछ हो रहा है, आ रहा है, वो पूरी टीम जो जाती है और उनमें अपने साधनों के माध्यम से वो तो कर ही रहे, और गवर्नमेंट के जो साधन आते हैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मालूम पड़ा इतना खाना आ गया, जरूरत है किसी को, कुछ हम दे नहीं पा रहे, हम सप्लाई नहीं कर पाते। इस तरह बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे तरह काम कर पाते हैं। तो ये चीजें से क्या हो रहा है, थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, जानकारी आ रही है, तो तत्काल की आवश्यकता हमको होती है जनसंख्या उसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें ये एक ऐसी चीज है, ये तंत्र ऐसा है कि इसमें ऐसा कोई विभाग नहीं है तो गवर्नमेंट का जहां इसकी लिए जरूरत ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्माण की जल्दी, अब आप कहेंगे तो उस समय तो शेल्टर की जरूरत पड़ती है। टेम्परी शेल्टर कौन बना सकता है? जितने टेंट हाउस है ना, इनकी उपयोगिता हमें वहां जरूरत समझ में आती है। जितने इलेक्ट्रिशियन हो तो उनकी उपयोगिता हमें समझ में आती है। जितने कारपेंटर होते हैं उनकी, छोटे छोटे लोग हमारे कामगार लोग हैं, इन सबकी उपयोगिता वहां पर होती है। एक कारपेंटर की जरूरत वहां पड़ती है, ऐसे कोई जो इलेक्ट्रिशियन की वहां जरूरत पड़ती है। कुक, खाना बनाने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। एक शेल्टर होता है, वहां पर उन्होंने बनाया और वहां तो हजारों लोगों के लिए भोजन बन रहा है, वहां सप्लाई हो रहा है। मेडिकल फील्ड पूरी टीम होती है, कंप्यूटर की, डॉक्टर्स की, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसकी आवश्यकता, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो कि उसमें उसमें सहयोग ना करे। सवाल ये, सरकार तो अपने स्तर पर करती है, यदि लोगों में अवेयरनेस हो तो बहुत फर्क पड़ता है। और जितने एनजीओ हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। इनकी एक प्रामाणिकता होती है, इनकी एक पहचान होती है, इनका एक डिवोशन होता है, इनकी एक सेवा का भाव होता है। सरकार तो करती है, पर ये लोग भी इसमें बहुत अच्छा अहम रोल अदा करते हैं। और उसके माध्यम से कई सारी टीम होती है, कई सारे लोग होते हैं। ऐसा पूरी टीम लोगों ने कई जगह तो 20-25 तरह की अलग अलग कमेटियां बना दी जाती है। हम लोगों ने इसमें इस गांव में जाके और पहले कोशिश की थी, आपदा वाहिनी बनाई थी। आपदा वाहिनी है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की यदि मुसीबत आती है तुम क्या काम कर सकते हो, ऐसे लोगों का बायोडाटा तैयार किया। तो अवेयरनेस के लिए ऐसा भी बहुत सरकार ने की कोशिश रहती है। कई एनजीओ है, छोटे छोटे रूरल एरियाज हैं, गरीब लोग हैं, आसपास के एरिया में यदि वहां बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, तो इस दिशा में ऐसे लोगों की टीम तैयार होती है। जहां जरूरत पड़ती है वो टीम जाती है, मदद करने के लिए जाती है। वो आर्थिक साधन नहीं देते, परंतु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो सहयोग करते हैं। और इसके माध्यम से हम बहुत कुछ जो है हम मदद कर सकते हैं, बहुत कुछ साधन सुविधाएं इसके माध्यम से हम भी कर सकते हैं। तो ये जो आपदा प्रबंधन है, ये एक ऐसी चीज है, आपदा आपदा तो आएगी, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मेड में डिजास्टर को हम उसके कम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और जैसे सरकार ने क्या होगा, अब आजकल जो सरकार मकान बनाने की परमिशन दे रही है, देख रहा है ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ता है तो उन्होंने कहा देखिए पानी कमी है, क्या करें आप, रेन हार्वेस्टिंग करिए। हार्वेस्टिंग के माध्यम से, रेन हार्वेस्टिंग, उस पानी को यदि आप अपनी छत पे पानी आता है, उससे अगर 2 घंटे तक आप अपनी जमीन में पानी उतार लेते हैं हार्वेस्टिंग के माध्यम से, तो 6 महीने के लिए आपका ट्यूबवेल चार्ज होता है। 2 घंटे की बारिश से 6 महीने के लिए चार्ज होता है ट्यूबवेल, इतना पानी। तो क्या होगा, अब सरकार ने क्या हुआ, नगर पालिकाओं, नगर निगम में राज्य सरकारों ने ये पानी की कमी को दूर करते, क्या हुआ, साधन पानी के कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या करे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए महत्वपूर्ण चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो पानी जमीन में उतारो, ये हमने किया है। हमारे घर में, पूरे मैं जहाँ रहता हूँ, इसके पहले जिस मकान में रहता था साकेत नगर में, पूरे एरिया में पानी नहीं था, जहां जमीन खोदो पानी नहीं, 600 फुट तक पानी था। लेकिन मेरे घर में ट्यूबवेल था, मैंने रेन हार्वेस्टिंग की, कुछ नहीं किया, ऊपर से एक पाइप छत पे लगाया और दूसरे ट्यूबवेल से कनेक्ट कर दिया। उसका नतीजा है कि जब जब नगर निगम की लाइन खराब हो गई, पानी की कमी हुई, तो ऐसी दशा में वहां के आसपास लोगों को दिन दिन भर हमारा ट्यूबवेल चलता है, कभी सूखा नहीं हुआ, कभी एक बूंद पानी कम नहीं हुआ। ये क्या हुआ, छोटी सी अवेयरनेस, कोई सरकारी नियम नहीं है, उस समय कुछ सरकार इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मन में आ गया था, एक मन में आ गया तो मैंने ऐसा किया। एक ट्यूबवेल फेल हो गया तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, हार्वेस्टिंग हो गई। मैं आपको छोटा सा प्रयास, लेकिन कितने लोगों की मदद कर रहा है, कितने लोगों को पानी दे रहा है। मैं खुद के लिए तो पानी सुविधा होगी, मेरे यहाँ आज भी नगर निगम का कनेक्शन नहीं है पानी का, लेकिन ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल जो रूफ हार्वेस्टिंग है उससे कनेक्ट है, तो वो उसको चार्ज करता है। तो ये छोटा सा प्रयास हमारा ये होता है। इसी तरह से छोटे छोटे प्रयास, छोटी सी ट्रेनिंग प्रोग्राम, छोटे सा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे हम बहुत चीजें सीखना चाहिए। और जहां कभी जरूरत पड़े तो हमको भी कोशिश करना चाहिए, हमारे साथियों को, हमारे मिलने वालों को हम इस तरह के प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करें। जैसे बारिश है,
अब बारिश के में आज बाढ़ आ गई, तो लोग मैंने देखता है कि किस तरह से वहां जाना है तो लापरवाही करते हैं। पर जो ट्रेन टीम होती है ना, एक इस पेड़ पे यहाँ रस्सी बांधी और व्यक्ति वहां गया और दूसरे पेड़ पर रस्सी बांध आया, ऐसे ट्रेन करके बच्चों को फिर रस्सी के माध्यम से मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम भेजते हैं। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम मुसीबत आ जाए। लेकिन जिस एरिया में वो उस तरह की डिजास्टर ज्यादा होते हैं, जैसे कहीं बाढ़ आती है, असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही, बार बार आती, बार बार, तो उससे बचने के उपाय, कहीं भूकंप आती है, बहुत ज्यादा भूकंप आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो उस एरिया में हम उससे बचने के लिए क्या करें। हर जगह पूरे देश में हर जगह भूकंप नहीं आता। आजकल साइंस ने, बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया है, उन्हें इतना तो अनुमान निकाली कहाँ आते कम, लेकिन फिर भी अभी एक्यूरेसी नहीं है। भूकंप की तो बिल्कुल भी नहीं है कि भूकंप कब आएगा। हाँ, ये मालूम कि सब ये एरिया जो है भोपाल में जिसके आसपास नर्मदा का एरिया, उन्होंने कहा यहाँ अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर इस तरह की बाढ़ आती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं साइक्लोन आते हैं और कहीं मानव निर्मित घटनाएं होती हैं, तो ऐसी दिशा में उससे ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऑर्गेनाइज कर से हम बहुत कुछ बच सकते हैं। जैसे भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई, अगर हम लोगों को जानकारी होती कि इसमें फास्जीन गैस है, इसमें मिथाइल है, इस गैस से बचने के लिए क्या है, कितना छोटा सा उपाय था, हमें मालूम नहीं था। लेकिन हमारे पिता को ये मालूम था, ये ज्ञान नहीं था, इंट्यूशन हुआ कि जैसे निकले। उन्होंने हमसे कहा, जब हम घर पूछे, लोगों ने आसपास का मिर्ची जलाई, किसी ने ये किया वो किया, ऐसा समझते गए। मेरी माँ बीमार थी, टाइफाइड हो गया था उनको, तो मेरे फादर ने क्या हुआ, माँ को तो जो उन्होंने रजाई एक और उड़ा दी, तो उनका तुम बाहर झांकना भी मत। और खुद जो है धोती पहनते थे, उन्होंने धोती का आगे का एक्स्ट्रा गीला किया और आंखों से लगाने लगे। तो कहने लगे देखो कपड़ा गीला करो। हमको कहा उन्होंने, तो हम लोग तुम सब जाओ, मैं घर पे हूँ, तुम सब जाओ। हम लोग चले, और उस समय तक कौन बाप कौन भाई कोई माँ किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था। लोग भाग चले, भाग चलो, कहाँ भाग रहा है, क्या हो रहा है, दम घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, और हम भी चल पड़े। लेकिन वो उनकी छोटी सी जानकारी, इतनी सी अवेयरनेस कि इसका न्यूट्रल, इस गैस को न्यूट्रल करने के लिए पानी की जरूरत है। ये दरवाजे के पास गीला कपड़ा ही लगा देता व्यक्ति, तो ये गैस का असर न्यूट्रल हो जाता। तो वो छोटा सा कपड़ा, एक रुमाल लगाया गीला, उसकी आंखों में जलन कम हो गई, कोई ऐसे बच गया। तो यही भागते 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 उसका नतीजा हजारों लोग मर गए। तो अवेयरनेस जो है ना, यही है मैनेजमेंट, यही मैनेजमेंट है। मैनमेड डिजास्टर हो, अब मैनमेड डिजास्टर पहले तो ये था कि कोई भी पैसा लेकर देकर कैसे न कैसे व्यक्ति को पास कर दिया, लेकिन आज सेफ्टी मेजर जो है, सेफ्टी मेजर सारी चीजें मेजर को मेजर किया जाता है, सेफ्टी के सारे ऑडिट किया जाता है समय पर कि कैसे वॉल्व खराब हो गया है, टैंक खराब हो गया है, व्यक्ति ट्रेंड है नहीं है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे हम इसके दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड, दोनों ही दशा में। अब क्या होता है, अब जैसे अभी दिल्ली का कांड हुआ, आग लगी, उसमें बात ये रास्ता एक ही था। आजकल जो परमिशन दी जाती है, रास्ते हर जगह के दो होना चाहिए। अभी बिल्डिंग बन रही थी हमारे यहाँ की, केमिस्ट्री लैब के लिए बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने कहा स्पेशली कि एक आने का एक जाने का रास्ता होना चाहिए एटलीस्ट। कभी दुर्घटना हो जाए, केमिस्ट्री लैब में केमिकल का उपयोग होगा, कभी दुर्घटना घट जाए, तो एक आने के लिए एक जाने के दो रास्ते होना चाहिए। अब वहां रास्ता ही एक है, तो इस दिशा में दम तो घुटना ही है, दुर्घटना घटी। तो ये आने वाले समय में नगर निगम है, बहुत सारी चीजों को वो पास करती है कि अप टू मार्क है कि सारी चीजें जो जो नॉर्म्स है उनके फिक्स किए हैं उसमें बराबर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से पोल्यूशन बोर्ड है, वो अपना एक्टिव है, वो अपना काम करता है। ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इन आपदाओं के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं सर। ये कुछ बातें थी जानकारी को, ये विषय तो बड़ा गुण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब हमारे देश में और दूसरे देशों में तो स्थिति फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्शन के बाद उनकी इक्विपमेंट है, सिस्टम बहुत कंप्यूटराइज है, डेवलप कंट्रीज में आता है। बहुत सारे देश हैं जिसमें इस बहुत पहले से एक्टिव है। जब मैं इस पर रिसर्च करने उतरा तो इंडिया में तो देखने गया तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और मेरी प्रेरणा जो है ये पीएचडी का रीजन सिर्फ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। हमने एक इसमें डेजिग्नेशन भी तैयार किया था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ गैस ट्रेजेडी एट भोपाल, तो उसका भी किया, उसमें बहुत उसी को फिर हमने अब चल के तो ट्रेजेडी भी मतलब मैन मेड डिजास्टर थी। फिर हम इसमें और हमने जब नीचे उतरे तो हमने देखा लोगों जो भूकंप क्या है, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। जब भोपाल ट्रेजेडी हुई तो उसमें डीएमआई बना, और डीएमआई यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जब उनकी लाइब्रेरी में गए, उनकी बुक्स को पढ़ा, उनको किताबों को देखा, हमने कहा दुनिया में यहाँ तो नामो निशान नहीं, देश में दुनिया में कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, कैसे लोग जान को बचा लेते हैं। तो हमें समझ में आया कि बहुत कुछ वर्क करने की समझाएं। तब फिर हमने इस पर वर्क करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जो है, उस समय तो इतना नहीं था
वर्तमान में इवन गायत्री परिवार भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। गायत्री परिवार में एक बड़ा सेल है और इसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं। कई सारे पूरे देश में छोटी छोटी आपदा वाहिनियां बनाई हैं उन्होंने, और बनाकर जब जरूरत पड़ती है टीम एक जगह से एक स्टेट से मांगा 20 लोग वहां आ जाएंगे, मध्य प्रदेश से 20 गुजरात से आएंगे, 20 राजस्थान से आ रहे हैं, ऐसे 150 लोगों का अभी आ गया। 10 दिन वो काम कर रहे हैं, 10 दिन उन्होंने पूरा काम किया, पूरा फूड मैनेजमेंट संभाला, लोगों के लिए जो मदद करते हैं मदद हेल्प की, सरकार जो ला रही थी उस सिस्टम को एक कंट्रोल रूम बनाया, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके माध्यम से। और अपने स्तर पे जो व्यक्ति देता था, फाइनेंशियल साउंड उस तरह से पैसा देता था, फाइनेंशियल नहीं करता था टाइम देता था, इस सब मिलजुल के उन्होंने अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया, बहुत कोशिश की कि किस प्रकार से अपने ये काम कर सकते हैं। तो अवेयरनेस से ये सारी चीजें होती है। और ये यदि कहें तो अभी एक मेरे पास एक वो भी है फोटो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक हमने बनाया था कोऑर्डिनेशन अमंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं। और जब बचाव के लिए एक तरीका ये भी है कि एक चेयरमैन होगा, कोऑर्डिनेटर्स टीम्स होगी, कौन टीम में अब मालूम पड़ा चाहिए उसको दवा और आप जो खाना चाहिए, खाना और दवा, तो किस चीज को चाहिए, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग टीमें, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन की, पब्लिक उस समय बहुत परेशान होती है, एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लोगों को मिलती रहे कि किस तरह का वो काम चल रहा है। सर्वे का असेसमेंट होता है, उसमें सर्वे टीम होती है, एक्सटर्नल डोनर्स होते हैं, और रेड क्रॉस अपना काम करते हैं, एनजीओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, और एक फायर डिपार्टमेंट होता है, वो अपना काम होता है, एक फूड क्लोथिंग शेल्टर होता है। उस समय शेल्टर की बहुत आवश्यकता होती है, व्यक्ति को वहां से कहाँ शिफ्ट करें, कहाँ जाएगा, तो शेल्टर्स की आवश्यकता होती है। शेल्टर्स को तत्काल अभी जो है एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी है, ये लोग बड़ा ट्रेंड होते हैं इनके पास। आज दिन सब ऐसी देश की जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर पर तो जाते ही हैं, पर तो देश के जो हमारे लोग हैं, जब आपदा आती है उसको भी रक्षा कर लेते हैं। एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को तुरंत रिबिलेट करने की जरूरत पड़ती है, एक कम्युनिकेशन की एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो कम्युनिकेट करने ताकि सिस्टम को रिबिलेट करके लोगों को इन्फॉर्म कर सके, सूचना दे सके, जानकारी दे सके। क्योंकि उस समय जब लोग जान की और माल की दोनों की जानकारी थी, उनके रिश्तेदारों को पूरे देश में हाहाकार मचा। उसी प्रकार से एक पब्लिक वर्क ट्रांसपोर्टेशन, अरे हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां से आ सके, जा सके। यदि बिल्डिंग हो गई, ब्रिज कोलैप्स हो गया, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे में आना जाना संभव नहीं है, व्यक्ति आ ही नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो ऐसी दिशा में वो भी चाहिए, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हो, ताकि उस व्यवस्थाओं को, टेलीकम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी को और रिकंस्ट्रक्शन को, पब्लिक वर्क, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सारे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, मेडिकल टीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब इश्यू में, ताकि उसके माध्यम से लोगों को मदद कर सके, लोगों को दवा दे सके, उस एड दे सके, उस समय ऐसी परिस्थिति में क्या आवश्यकता होती है, इन चीजों को वो समझ सके और जान सके, ये चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की एक कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे पास ये भी था। और कई आपदा बहाने, मैं आपको छोटी सी बता सकता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, और छोटे छोटे मैं बताऊंगा इस समय कि इस अवैध से हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट देखिए अपने स्तर पर करती है, हर चीज गवर्नमेंट पे डिपेंड हमको नहीं रहना चाहिए। लोकल लोग और आसपास के लोग, क्षेत्रों के लोग, एनजीओ, वो यदि मदद करते हैं तो हमारा बड़ा काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम सीख आ जाती है। जैसे खोज बचाव का काम है, खोज बचाव के काम में हम क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या मदद करते हैं, आपदा के सर्वेक्षण में हम मदद कर सकते हैं कितने लोगों की। तो उस समय र्यूमर भी बहुत तेजी से होती है, र्यूमर से बचने और सही इंफॉर्मेशन देना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भोपाल में क्या हुआ कि जब ट्रेजेडी हुई, तो जिस दिन हुई 2-3 दिसंबर के बाद दूसरे दिन की बात है, तो वहां पर जानकारी मिल रही है कि लोग, पब्लिक बहुत नाराज थी, उनके अपने लोगों को खो दिया उसी समय, तो वो प्लांट की तरफ दौड़ पड़े। जब हजारों की संख्या प्लांट की तरफ आएगी, प्लांट में जितनी गैस लीक हुई है वो तो 10% हुई थी, 90% तो MIC वहां पर थी उस प्लांट में। और प्लांट को यदि वो तोड़ देते, जनता इकट्ठी हो जाती, क्या होता, तो पूरा भोपाल खत्म हो जाता, ऐसी दुर्घटना होती। तब कलेक्टर को, वहां के लोगों को एक समझ में आई बात, तो उन्होंने कहा कि गैस लीक होने लगी। वो गैस लीक जैसे की तो लोग उल्टे पैर भागे, जहां थे तो मुझे याद है वो मंजर, जब मेरे घर पे खाना बन रहा था, बड़ी फैमिली थी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे इस समय, और लगभग हमारा 40 कमरे का मकान था, और खाना बन रहा था। तो वो जो खाने की जो रोटियां थी, वो रोटियों को मैं बर्तन भर के हम लोग चल पड़े, मैं तो भागो यहाँ से, घर खाली करके चले गए। दिन में दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या र्यूमर कि भोपाल ग्लास जो है
गैस का प्लांट जो है वो लीक हो गई दोबारा गैस। तो एक बार मंजर हम देख चुके थे, एक बार हम मंजर को देख चुके थे, ये चीज देखी हुई थी। तो अब हमको लग रहा था नहीं, ये चीजें जो है अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि रात का मंजर हमने सर देखा था, वो चीजों को हम फेस कर चुके थे। तो ये जो मैं बता रहा था कि इसमें जो रिवर, ये तो पॉजिटिव हो गई, कलेक्टर कहा कि इतने सारे लोग आएंगे, हमारे नहीं, तो क्या करेंगे, अब प्लांट की तरफ आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके क्या, ये र्यूमर जो फैलाई उसने, ये पॉजिटिव जनता के हित में हुई, जनहित में हो गई, क्योंकि वो प्लांट की तरफ गए नहीं, उल्टी दिशा में भागे, भागते भागते भोपाल जे स्ट्रेटरी से 25 किलोमीटर दूर लोग उल्टे। ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये हमारे हित में हो गया, पर तो कई चीजें, तो मरे और इतने मर गए, अरे ऐसा हो गया, ऐसी चीजें रिवर्स जो है वो सही इंफॉर्मेशन का सिस्टम उसमें मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास जो है, मेरे पास उसमें हम लोग कोशिश की थी कि इसके माध्यम से हम लोगों को बता सके कि किससे आप कौन कौन सी टीम में, चाहे कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, हर जो भी काम कर सकते हैं, यदि आप उसमें जो भी रोल अदा कर सकते हैं। छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे है खोज एवं बचाव का, आपदा का सर्वेक्षण का काम करने वाले लोग, पीड़ितों की सुरक्षा और उपचार का काम करने वाले लोग, मलबे साफ करना और प्रमुख क्षेत्रों को पुनः स्थापित करने के काम करने के लोग, भोजन और पानी की व्यवस्था और उसकी पूर्ति करने वाले के लोगों की हमें आवश्यकता होती है, रहने की व्यवस्था, पीड़ितों के लिए टेंट तंबू की व्यवस्था हमें करना पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन एक एनजीओ के माध्यम से, अवेयरनेस माध्यम से लोग संविधान टाइम डोनेट कर सकते हैं। लोगों को, समूहों को, समुदायों को, पालतू जानवरों को आदि को प्रभावित क्षेत्र होता है, उन पालतू जानवरों को भी सुरक्षा की व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उनको बचाव के काम करना चाहिए। आवश्यक सेवाओं को पुनरुद्धार, फोन रिबिलेट करना, फोन को, बिजली को, सड़क को, जो ब्रिज हैं जो कोलैप्स हो गए उनके लिए नियमित श्रमदान। उसी तरह से, क्योंकि सर देखिए अभी केरल में जो बाढ़ आई थी उस समय भी लोगों की इतनी जरूरत थी मदद की, सरकार अपने स्तर कर रही थी, लेकिन हमें टाइम जरूरत थी ताकि लोगों को वो कंट्रोल कर सके, लोगों को मदद कर सके। वहां पर हमें नियमित श्रमदान करने वालों की जरूरत पड़ती है, शवों का संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि लोग उसका संस्कार कर सके, और उससे जो है कोई महामारी, क्योंकि एक तो आपदा आई गई, उससे महामारी दूसरी ना फैल जाए, बीमारियां ना फैल जाए, सब सड़ते हैं, बॉडी जब बहुत ज्यादा तक पड़ी रहती है तो तुम्हें बीमारी फैलती है। ऐसे समय उसका दाह संस्कार करने वाली भी टीम जरूरत पड़ती है हमको, ताकि उसको उनको दाह संस्कार हो सके, ताकि एक महामारी से बच सके। जनता को सूचना देना और सुझाव देना, ये भी एक महत्वपूर्ण, संभव हो तो पीड़ितों की आर्थिक मदद देना। क्या चाहिए, कुछ लोगों को यदि आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है तो उनको फूड मटेरियल क्या चाहिए उसको हमें उपलब्ध कराना, मनोबल को बढ़ाए रखने के कार्य करना। उस समय बहुत डिप्रेस होता है व्यक्ति, साइकोलॉजिकल फियर होता है, ऐसी स्थिति में भी ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। पीड़ितों तथा उनके संबंधित परामर्श देना, आपदा में सामग्री की पूर्ति सही ढंग से वितरण हो, एक व्यक्ति को इतना ज्यादा मिल जाए दूसरा भूखा मर जाए, ये चीज ना हो। एक व्यक्ति को ऐसा ही होता है जो मिले लाओ लाओ, नहीं, हमको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। राकेश जायसवाल जी और गौरीशंकर भाई साहब थे, वो यही देखते थे कि ये सरकार भी वहां के जितने भी थे ना वो लोग सामान ला के देते, नहीं यार यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन प्रमाणिक लोग ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसे वहां दी जाता। तो ऐसे लोगों की हमें जगता पड़ती है। मीडिया के साथ संबंध बनाए रखना, मीडिया जो किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है वो भी जरूरी है। सामान के स्टोर करने की व्यवस्था प्रॉपर हो सके, नहीं तो ऐसे मौके में कई बार सामान इतना आ जाता है कि गंदा हो जाता है, वो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिक रहा है, वो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। और सरकारी तंत्र से कोऑर्डिनेट करना, हमको सरकार के तंत्र में जो ट्रेंड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट करना। और कई तरह के कारपेंटर, टेलरिंग का काम करने वाले, छोटे छोटे कामगार लोग हैं जो जिसका लेबर बेस्ड काम होता है, उन ऐसे लोगों की हमको जरूरत है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं ऐसी आपदाओं में। भाइयों बहनों, ये एक आपदा है, आपदाओं को, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, परंतु उनके मैनेजमेंट के माध्यम से उनके दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर के माध्यम से, मैन मेड डिजास्टर के केस में हम उसमें अब सावधानी बरतते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए कोशिश करें वो दुर्घटना ना घटे। ये मैन मेड डिजास्टर तो हमारे हाथ में होती है, सिस्टम को जो है पूरा पर उसका जो सेफ्टी ऑडिट है, सिस्टम है, चाहे बिल्डिंग को बनाने का कंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी है एज पर रूल हम चले। इसमें छोटी छोटी अपने स्वार्थ देखते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और वैसी दशा में अब जैसे बिल्डिंग का रास्ता एक ही रास्ता है आने का न जाने का, वही तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं। साथियों, मेरा समय हो रहा है, और आपदा प्रबंधन एक जीवन रक्षक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ए लाइफ सेवियर।
इसके अवेयरनेस से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरा बेटा 5 साल का था और यदि दुर्घटना बड़ी होती तो मुझे, जब अंत में बात ये कहूंगा, जब लोगों ने मुझे उपहास उड़ाया मेरा, जब मैं बिल्डिंग में नीचे उतर के आया तो 2-4 साथी हमारे, एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे और भी नाम नहीं लेना चाहता, तो उन सब ने ऊपर मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन जब घर गए तो जो मंजर देखा तो लोगों ने यही कहा, अगर भगवान ने नहीं किया अच्छा हुआ, अगर मान लो उस बिल्डिंग में कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, हम सब दब जाते, तो नेमा जी भाग के नीचे आ गए थे, प्रोफेसर नेमा, तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता, सम्मानित किया जाता। सवाल यह है कि हमें ऐसा काम करना है कि लोगों की हम जान को बचा सके, अपनी जान बचाएं और अपने साथ अपनों की जान बचाएं। और ये है अवेयरनेस प्रोग्राम, ये है डिजास्टर का मैनेजमेंट। आपदाएं तो आएंगी, जितना डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ये डिस्ट्रक्शन भी आता है, आपदाएं भी आती हैं, मैन मेड भी आती है, नेचुरल भी आती है, प्रकृति से खिलवाड़ तो हो ही रहा है। तो प्रकृति के आपदाओं को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ मैनेजमेंट ही एक रास्ता है। और जो उसके मैंने आप बताया ट्रेड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, उस साइकिल के माध्यम से बहुत कुछ जो है अपने आप को, अपने समाज को, देश को, अरबों खरबों रुपए के नुकसान को हम बचा सकते हैं। यही आपदा प्रबंधन का एक मैनेजमेंट से, इसके अवेयरनेस से हम सुरक्षित हो सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेमा साहब, आज आपने आपदा प्रबंधन एक जीवन रक्षक पे लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में जिस किसी की कोई और जिज्ञासा या प्रश्न बनता है तो वह आदरणीय डॉक्टर नेमा साहब से पूछ सकते हैं। हमारे परिवार में 2-3 बार कुछ घटनाएं बनी, वो इलेक्ट्रिक से संबंधित हुई। जैसे कि एक बार मेरी बेटी आई, बोले कि पापा ड्राइंग रूम में आग लग गई। तो हुआ क्या था उसके अंदर कि जो पहले टीवी ना, आपको शायद ध्यान होगा, ऊपर लगाया करते थे दीवार के ऊपर, तो हमारा टीवी भी वो दीवार के ऊपर लगा हुआ था। बारिश का समय था, मॉइस्चर आ गया, मतलब तो जो टीवी आपको शायद ध्यान होगा, अब तो खैर स्क्रीन वाले गए, पीछे पीछे वाली बॉडी के होते, मतलब लंबे होते हैं, तो उस वक्त में आग लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक तो जब भी कभी समस्या आए उसमें घबराइए नहीं। मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक तो पर्दे लगे हुए थे, पर्दों को साइड में किया। उसके बाद में जो नीचे एक हमारा यानी कमरा जैसे छोटा होता है, तो वो इन्वर्टर रखा होता, वो इसके नीचे रखा होता है इन्वर्टर। तो उसके बाद मैंने इसको इन्वर्टर हटाया और तुरंत अपना जो मेन लाइट था वो बंद किया। और आपको शायद ध्यान होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में ना फायर के एक्सटिंग्विशर बहुत कम लोग रखते हैं। मैंने अपने यहाँ रखा हुआ था, उसी से किया, तो पूरा ड्राइंग रूम तो काला पड़ गया था, परंतु वो समस्या से समाधान हो गया। तो आपका ये कहना बहुत सही है कि हमें छोटी छोटी घटनाओं से सचेत रहना चाहिए। मतलब एक बार और घटना घटी कि मैं नीचे काम कर रहा था, तो बेटा आया, बोले पापा सेकंड फ्लोर पे वो हमारे चाचा रहते हैं और मेरे छोटा भाई, उनकी रसोई में आग लग गई। तो रसोई में आग लगने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वो पीएनजी जो गैस है पीएनजी से लगेगी। तो मैंने सबसे पहले भागने से पहले नीचे से उसकी लाइन ऑफ करी। जब तक मैं ऊपर पहुंचा तब तक वो अपनी छोटा भाई है, उसने भी थोड़ा सा अच्छा परिचय दिया। उसने नया कंबल लेके एकदम जो गैस थी उसके ऊपर डाल दिया पूरा पूरा। तो उससे क्या हुआ कि एकदम जो है आपका जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। मेरा कहना है कि छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, वो थोड़े से अगर इस वक्त में हमें, एक तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और थोड़े जो खर्चा करके जो फायर एक्सटिंग्विशर है या कोई और चीज़ें हैं वो भी हमें रखनी चाहिए। और रखने के लिए ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ की वो अप्रोचेबल हो। जैसे मैंने क्या कर रखा है, जीने में रखी हुई है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जीने के अंदर रखे, चारों छोटे रखे हुए हैं, और वो जीने से क्या वो इजीली अप्रोचेबल है। और दूसरा क्या है कि उसको देखते भी रहना चाहिए कि उसमें एक लाइट होती है, रेड और ग्रीन। आपका साउंड बंद है सुनने, मतलब तो उसमें लाइट होती है ग्रीन और रेड, वो भी चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पता चला कि उसके जब इस्तेमाल करने का होता है उसमें हो ही ना उसके अंदर। नहीं, सही बात। तो ये छोटे छोटे से मैंने देखे एग्जाम्पल्स हैं, और जो कभी कभी हमको बड़ा सहारा देते हैं। बड़ी क्योंकि घटनाएं तो जीवन में बहुत कम होती हैं, परंतु उसको हमेशा कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो अगर हम लोग अपने छोटी छोटी घटनाओं से अवेयर रहेंगे तो इसमें चलेगा। एक जैसे आपने बताया कि जब आपदा प्रबंधन में से एकदम अर्थक्वेक होता है, तो जब हम लोग एकदम भागते हैं तो भागने में तो कोई चीज ध्यान नहीं रहेगी, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, मोबाइल सबके हाथ में रहता है। तो मोबाइल में हम लोग ये कर सकते हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हमारा
एजुकेशन की, तो आजकल वो डिजिटल सिस्टम चल गया है। जी तो अगर वो डिजिटल सिस्टम में हम लोग अपने मोबाइल में रख लें तो वो अभी हमें एक बहुत फायदा देता है, ताकि सर वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कहा जाता है सर हुक्म में कि जब जैसा समय आपको हो उस समय कोई परिस्थिति है, वो तो विद इन ए सेकंड तो खेल खत्म कर जा विद इन ए सेकंड। तो अगर आपके पास वक्त है और आपको थोड़ा समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा ना, वो हम लोग सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए थे, फ्लोर हॉस्टल के सामने था, तो हल्का सा वो वाइब्रेशन हुआ तो मुझे समझ में आ गया। और बाकी लोगों को समझ में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि उस बारे में जानते नहीं। तो अब क्या होगा, मैंने एक व्यक्ति उसमें 200 लोगों में था, उसने कहा भागो, तो लोग आ गए नीचे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा थोड़ा लोग अवेयरनेस हो तो हम उससे बच सकते हैं। अच्छा, उसने भी बचने के नियम है, पहले अगर बहुत ज्यादा स्थिति तुरंत बाहर निकल जाओ, और नहीं भी आप वक्त में आपके पास नहीं, आप सेकंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, आप बाहर नहीं घुस सकते, नहीं निकल सकते, तो सर ये टेबल जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इस समय जगह है नीचे। तो जापान वगैरह में ऐसी चीज सिस्टम बनती है तो आप उसमें इस पे नीचे जाकर बैठ जाए तो 1 सेकंड में नीचे बैठ जाएगा व्यक्ति, तो आप बच जाएंगे, क्योंकि पत्थर गिरेगा, बिल्डिंग गिरेगी, इसके ऊपर गिरेगी, आप सेफ रहेंगे। वो कहते हैं दरवाजों की चौखट होती है, उस चौखट पे भी आप खड़े हो जाएंगे तो भी बच जाएंगे, क्योंकि चौखट के ऊपर जो वो सुरक्षित है आप। तो ऐसे पलंग के नीचे आप सुरक्षित है, सोफे के नीचे सुरक्षित है। तो जहाँ ज्यादा आते हैं तो वो उसके साथ जीना सीख लिया उन्होंने, वो कर रहे हैं। जहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ बचने के तरीके लोगों ने तैयार कर रखे हैं कि जहाँ ऐसी नौबत आई तो कर लेंगे, पर ऐसे निपट लेंगे, यही तरीका है सर। और अवेयरनेस बहुत फर्क पड़ता है सर। मेरे 5 साल के बच्चे को मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई उस समय। और आज बच्चा वो तो अमेरिका में, कनाडा में है, पर तो उस समय मेरे को बड़ा ये तो छोटा सा ज्ञान 5 साल के बच्चे के लिए कितना महत्व पड़ता है। बच्चा बाहर चला गया। नहीं, वो ये कोई चीज अगर हमारे अचेतन मन में या जानकारी में होती है तो वो आदमी उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अभी जैसे एक फिल्म आई है रनवे अवे 26 आई है, तो वो उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इधर उतारिएगा, परंतु वो अपने अचेतन मन में उसको क्योंकि प्रैक्टिस थी तो वो जस्ट अपोजिट उतारता है, उसको हर चीज का आइडिया था तो मुझे कहाँ उतारना है। तो अचेतन मन में अगर कोई चीज पड़ी भी है तो विपरीत परिस्थितियों में वो उस समय याद आता है, वो व्यक्ति कर बैठता है। अचेतन मन में होना चाहिए बस एक बार। इसलिए को हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए व्यक्ति को। और अब लोगों में अवेयरनेस आ रही सर, थोड़ा पहले की अपेक्षा में देख रहा हूँ। हम लोगों ने पैसे बहुत अभियान भी चला है, जाके मैं भी गया कई जगह, हम लोगों ने ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज की, लोगों ने जानकारी दी। अभी भी समय समय कई बार लेक्चर भी देता हूँ मैं, तो ये तो आया, अंतर तो आया थोड़ा। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि यूनियन कार्बाइड के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ ये अवेयरनेस, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री में था, जगह जगह में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले कभी सीरियस नहीं होते थे, जो भी कंट्रोल किया चलते थे। लेकिन उसके बाद 84 के बाद तो ये हालत हुई कि प्लांट चलाना मुश्किल हो गए थे, इतना स्ट्रिक्ट हो गए थे सारे। तो अवेयरनेस उसी के बाद भी आई है, उससे पहले कुछ नहीं था, जस्ट इट वाज ए नेम चेक था पोल्यूशन कंट्रोल। सर देखिए, अगर उस समय कुछ होता ना, देखिए भोपाल में ये जो यूनियन कार्बाइड था ये रेजिडेंशियल एरिया में, और जब उस समय रेजिडेंशियल एरिया से ये दूर था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती गई, इसको शिफ्ट किया ही नहीं और कभी किसी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो आफ्टर एक्सीडेंट जो है ना, लोगों को समझ में आया कि यार ये घटना कितनी घातक थी। मतलब पहले दिन से ज्यादा दूसरे दिन तो बहुत ही जबरदस्त थी। अगर कुछ पब्लिक जैसे र्यूमर हो गई तो लोग भागो, अगर ये नहीं भागते सब पब्लिक पहुंच जाती वहां, तो कलेक्टर का डिसीजन बहुत बढ़िया रहा कि उसकी वजह से लोगों ने उस प्लांट को डैमेज नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं तो वो लीक हो जाती तो जो जितनी गैस निकली उससे कई गुना ज्यादा। हमने यूनियन कार्बाइड के उस रास्ते में जो आदमी थे उनको कई रिक्रूट किया था हमने, गजरौला में बैम ऑर्गेनिक्स में। तो हमारे साथ थे वो फोरमैन मैकेनिकल वाले, वो पूरी कहानी बताते हैं। और मतलब दे वर रियली एसेट फॉर आवर कंपनी, इतनी उनकी नॉलेज हो गई थी इस मामले में, तो बहुत अच्छा, इट वाज ग्रेट आई ओपनर फॉर द कंट्री। सर एक चीज और कहूं मैं कि देखिए उस समय इन लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जो आज हो जाते हैं, कि यदि इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज करते हैं जो हार्मफुल हैं और उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या तरीका है, ये यदि बताई जाए, छोटी सी अगर बताई जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। और ये एक्सीडेंट पानी का, आंखों में पानी लगाता व्यक्ति, घर में भी रहता, पानी लगाता, दरवाजे के पीछे गीला कपड़ा लगाता, तो ये नौबत नहीं आती। ठीक नहीं, ये छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं बहुत, और ये जानकारी होती है। हमारे परिवार में एक बार हमारा पेंटर काम कर रहा था, तो उसने क्या करा कि जो थिनर की बोतल है वो अपने बगल में दबा रखी थी ना, तो हमारी मिसेज कोई चीज पूछ रही थी उससे,
तो क्या हुआ कि थिनर की एकदम बोतल खुली और हमारी मिसेज की एकदम आंखों में चली गई जाकर, बिल्कुल सीधे आंखों में। तो उस वक्त में हमारे बाथरूम में पानी था, तो एकदम हमने बाथरूम में पानी ले गए और उसके अंदर पानी की छींटे मारी काफी एकदम आंखों पे, जी ताकि उसकी डेंसिटी कम हो। तो बाई चांस पानी भरा हुआ था उसके अंदर, हमारे टब के अंदर मैक्सिमम पानी से उसको वो वॉश आउट किया, उसमें हम लोग ले गए। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं कई बार, जो उसमें बस ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि अपना संतुलन बनाए रखें। क्योंकि संतुलन उसमें क्या होता है कि आदमी खो देता है और वो हक्का पक्का सा होता है। तो वास्तव में जो गुरुदेव का थॉट है कि विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपना होश संभाल सकता है वही सुरवीर कहलाता है। इसलिए कहा था, इसलिए कहा था ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपकी सूझबूझ आदमी बैलेंस बना रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी सावधानी बरतता है। नहीं, एक सावधानी में छोटी सी बात एक और बताता हूँ। हैदराबाद में था, एक बच्ची की आंखें खराब हो रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर के पास लेके गया। मेरे फ्रेंड की बेटी थी, ये सन 1978-79 की बात है। तो मैं उसने पर्ची में दवाई लिखी, मैंने मेडिकल स्टोर से ले ली, घर आके दवाई डालती, 1 मिनट में बच्ची बोलती मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने दवाई पढ़ी हो तो दैट वाज नॉट आई ड्रॉप, दोज वर एंटीबॉडी ड्रॉप्स। इमीडिएटली हम भागे डॉक्टर के पास, और लकीली इट वाज नॉट सो डेंजरस ए मेडिसिन। बट ये दवाइयाँ, आँख की दवाई हमेशा देख के डालनी चाहिए, स्पेशली जब केमिस्ट से लेके आते हो। तो छोटी सी बात है, लेकिन आंखें जा सकती हैं इससे। छोटी छोटी चीजें की बड़ी बहुत वो है, बड़ी दुर्घटना घट सकती है, छोटी चीजें बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना आदरणीय बागी जी से निवेदन है कि वो दोस्तों धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो अशोक नियम साहब का इसलिए है कि एनीवे एनी हाउ आज हमारे सामने उपस्थित हुए, और उससे भी अधिक जो है हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज का इतना सारगर्भित उद्बोधन रहा भाई साहब का, कि जिससे निश्चित रूप से सब लोगों को बहुत ज्यादा अपडेट किया इन्होंने। और आपदा प्रबंधन के बारे में जैसे कि एक लेमेंस की लैंग्वेज में कह रहे, वो तो यदि कुछ हो जाता है तो जरूरत पड़ती है। वास्तव में भाई साहब ने बताया कि एक बहुस्तरीय योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, तूफान, चक्रवात, या फिर अब ये जो कोरोना आ गया, इस तरह की या मानवीय आपदाओं के साथ साथ बीमारी को न केवल रोकने बल्कि और इसके जो साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक करती है। और हर वर्ष ये तो हमारा तो देश आप देखती हैं, कभी सूखा कभी बाढ़, तो इस तरह के न केवल मानव निर्मित बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन ही इस आपदा प्रबंधन नियंत्रण का एक बहुत बड़ा वो है। और इस ऐसी विषम परिस्थितियों के शिकार लोगों की सहायता करना, उन्हें उबारने और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए ही जो कोशिश है वो आपदा प्रबंधन वालों की होती है। आपका बागी जी एक बार और बताना चाहता हूँ, आज का फैक्ट्री लाइसेंस तब तक नहीं मिलता जब तक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपका अप्रूव नहीं होता। तो जी सर, जी सर, जी आजकल इज कंपल्सन। जी सर, जी सर, जी सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, आपने आपदा प्रबंधन की प्रणाली के ऊपर और उसके आपदा से पहले और आपदा के बाद में होने वाले जो व्यवस्थाएं उनके बारे में जो आपने जानकारी दी, अशोक भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और 3 बार ओम के साथ प्रसाद है। आज का विचार है समस्याओं का सदैव स्वागत कीजिए। समस्याओं का सदैव स्वागत कीजिए, ये हमें दोहरा लाभ देती हैं। समस्याओं का सदैव स्वागत कीजिए, ये हमें दोहरा लाभ देती हैं। पहला, हम उन्हें हल करने के लिए अपनी क्षमताओं की खोज करते हैं। पहला, हम उन्हें हल करने के लिए अपनी क्षमताओं की खोज करते हैं। दूसरा, हमें उनसे भविष्य में बचने का अनुभव प्राप्त होता है। दूसरा, हमें उनसे भविष्य में बचने का अनुभव प्राप्त। आइए 3 बार उनका चलते हैं। शांति, शांति, शांति। शांतिरन्तरिक्षे
शान्ते